तो अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इस टिश्यू की सेल्स विषमांगी प्रकार की होती है। यह उत्तक गेमेटोफाइट में नहीं पाया जाता है। गेमेटोफाइट में नहीं पाया जाएगा, जैसे थैलोफाइटा और ब्रायोटोफाइटा। ये किस में पाया जाएगा? गेमेटोफाइट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये पाया जाएगा मतलब ये थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ओके। यह टिश्यू केवल स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होता है, जैसे टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ओके। जटिल स्थायी ऊतकों में सबसे पहले बनने वाली स्ट्रक्चर ट्रैकिड्स थी। ये याद रखना है, जटिल ऊतकों में बनने वाली सबसे बनने वाली स्ट्रक्चर ट्रैकिड्स थी, ट्रैकिड्स। ओके। जिसकी उत्पत्ति टेरिडोफाइटा में हुई थी। टेरिडोफाइटा में ट्रैकिड्स की उत्पत्ति हुई और सबसे पहली थी। ओके। एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रोकैम्बियम की क्रियाशीलता से जाइलम और फ्लोएम एक साथ बनते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रोकैम्बियम की सहायक क्रियाशीलता से जाइलम और फ्लोएम एक साथ बनते हैं। इन्हें प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वेस्कुलर कैम्बियम बनती है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वेस्कुलर कैम्बियम बनती है, जिसकी क्रियाशीलता से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वेस्कुलर कैम्बियम बनती है, जिसकी क्रियाशीलता से सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वेस्कुलर कैम्बियम बनती है, जिसकी क्रियाशीलता से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो प्रकार है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के अंदर है ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर ट्रैकिड्स या ओके जाइलम पेरेन्काइमा। ओके। फ्लोएम के अंदर है सीव सेल या सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, लिब्रिफोरम सेल, फ्लोएम रेसे, लिब्रिफोरम रेसे, फ्लोएम रेसे या फ्लोएम पेरेन्काइमा। कुछ टेरिडोफाइट में आभासी वाहिकाएं होती है, प्रेजेंट होती है, जैसे टेरिडियम, मार्सिलिया और स्लेजनेला। इफेड्रा में साड़ी के रूप में मिलने वाला, क्या है यार मैं क्या बोल रही हूँ, झाड़ी के रूप में मिलने वाला, ठीक है। ओके। जाइलम की सबसे आदिम संरचना है ट्रैकिड्स। जाइलम की सबसे आदिम संरचना क्या होती है? ट्रैकिड्स। जाइलम की सबसे आदिम संरचना है ट्रैकिड्स। इसकी उत्पत्ति टेरिडोफाइटा से वर्तमान में सभी में उपस्थित। जाइलम की सबसे आदिम संरचना है ट्रैकिड्स और ओके जाइलम की सबसे आदिम संरचना है ट्रैकिड्स। इसकी उत्पत्ति टेरिडोफाइटा से हुई और वर्तमान में सभी में उपस्थित। ओके। जाइलम की सबसे आदिम संरचना ट्रैकिड्स, इसकी उत्पत्ति टेरिडोफाइटा से हुई, वर्तमान में सभी में उपस्थित। वेसल्स जाइलम की सबसे विकसित स्ट्रक्चर है जो एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। वेसल्स जाइलम की सबसे विकसित स्ट्रक्चर है जो एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। तो आदिम तो होगी ट्रैकिड्स और वेसल सबसे विकसित स्ट्रक्चर है जो एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। गर्त पाई जाती है और लिग्निन का जमाव सबसे ज़्यादा होता है। अपवाद स्वरूप कुछ जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट होता है, राजस्थानी ओके इफेड्रा, वेल्विस्चिया और नेटम। ओके। ये जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स होती है, इफेड्रा, वेल्विस्चिया और नेटम। ये जिम्नोस्पर्म है जिसके अंदर वेसल्स पाई जाती है। अपवाद स्वरूप कुछ एंजियोस्पर्म में जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती। एंजियोस्पर्म है ड्रेसिना, यूका, डिगेनिया और में वेसल्स में नहीं पाई जाती है। वेसल्स में गर्त ओके। जाइलम का मुख्य कार्य मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल का लीफ तक पहुंचाना है। यह क्रिया रसारोहण कहलाती है। जाइलम का मुख्य कार्य मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल का लीफ तक पहुंचाना है। यह क्रिया रसारोहण कहलाती है। जाइलम की जल संवहनीय स्ट्रक्चर हेड्रोम कहलाती है। जिसमें वेसल्स और ट्रैकिड्स को सम्मिलित करती है। जाइलम की जल संवहनीय स्ट्रक्चर हेड्रोम कहलाती है, जिसमें वेसल्स व ट्रैकिड्स को सम्मिलित करते हैं। जाइलम की जल संवहनीय स्ट्रक्चर हेड्रोम कहलाती है, जिसमें वेसल्स प्लस ट्रैकिड्स को सम्मिलित करते हैं। ओके। जाइलम की जल संवहनीय स्ट्रक्चर को हेड्रोम कहते हैं, जिसमें वेसल्स प्लस ट्रैकिड्स को सम्मिलित करते हैं, ठीक है। वेसल्स खोखली पाइप के समान स्ट्रक्चर होती है। वेसल्स होती है वो खोखली पाइप के समान स्ट्रक्चर होती है, जिसमें अनुप्रस्थ पट्ट नहीं होते हैं।
ओके, जबकि ट्रेकिड्स में अनुप्रस्थ पर्जेंट होते हैं, अनुप्रस्थ पर्जेंट होते हैं। ओके, वेसल्स में लिग्निन कम होता है, वेसल्स में लिग्निन कम होता है, जबकि ट्रेकिड्स में ज़्यादा होता है। वेसल्स में सरल गर्त और सरल गर्त और सिंपल पिट होते हैं, जबकि ट्रेकिड्स में परिवेशित गर्त होता है। वेसल्स में सरल गर्त या सिंपल पिट होते हैं, जबकि ट्रेकिड्स में परिवेशित गर्त होता है। ओके, वेसल्स प्लस ट्रेकिड्स को जल संवहन के दौरान सहारा देने का कार्य जाइलम फाइबर कहते हैं। इफेड्रा दवाई के रूप में और खिलाड़ी की थकान दूर करने के लिए उपयोग में लेते हैं। वाइका व वाइनिका को संयुक्त रूप से हेड्रोम कहते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा में पर्याप्त भोजन का संग्रह होता है जो जल के अरीय संवहन से संबंधित होता है। जाइलम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वायवीय भागों में जल पहुंचाता है। जाइलम प्लांट के केंद्रीय भाग में प्रेजेंट होता है। जाइलम प्लांट के केंद्रीय भाग में प्रेजेंट होता है, जबकि फ्लोएम परिधीय भाग में प्रेजेंट होता है। जाइलम का मैक्सिमम पार्ट मृत होता है जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर, जबकि फ्लोएम का मैक्सिमम पार्ट जीवित होता है। जाइलम जल का यूनिडायरेक्शनल गमन करता है, जबकि फ्लोएम फूड बाईडायरेक्शनल गमन करता है। जाइलम अग्रभिसारी एक्रोपिटल क्रम में कार्य करता है, जबकि फ्लोएम तलाभिसारी क्रम बेसिपिटल क्रम में कार्य करता है। किसी भी पादप के केंद्रीय भाग को सांद्र पिक्रिक एसिड में मृत कर दिया जाए तो जल संवहन पर कार्य प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी पादप के तने से एक वलय के रूप में छाल को हटा दिया जाए तो भोजन के अभाव में जड़ों की मृत्यु सर्वप्रथम होगी। यदि किसी पादप की संपूर्ण छल को एक साथ हटा दिया जाए तो अत्यधिक रस स्राव के कारण संपूर्ण पादप की मृत्यु हो जाएगी। जाइलम फाइबर ट्रेकिड्स वेसल्स का सहारा प्रदान करते हैं। जाइलम फाइबर होते हैं ट्रेकिड्स और वेसल्स को सहारा प्रदान करती है, व दृढ़ोतक कोशिकाओं के बने होते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा जल का अरीय संवहन जाइलम पेरेन्काइमा जल का अरीय संवहन सभी दिशाओं में करते हैं। ओके, चालनी कोशिका होती है टेरिडोफाइटा। चालनी कोशिका होती है टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म केंद्रक रहित। ओके, चालनी नलिका होती है एंजियोस्पर्म। चालनी नलिका व्यवस्थित रूप में प्रेजेंट है। नलिका समान संरचना होने के कारण भोजन एक व्यवस्थित रेखीय क्रम में व्यवस्थित। चालनी कोशिकाएं टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में बिखरी होती है। ओके, जिस कोशिका द्रव्य प्रेजेंट जिसमें विशेष प्रकार के एंजाइम जो केलस का विघटन व संश्लेषण करती है। चालनी कोशिकाएं पेरिडोफाइटम जिम्नोस्पर्म में बिखरी हुई अव्यवस्थित, जिसमें भोजन का विवरण जिगजैग रूप में होता है। जाइलम प्लस फ्लोएम का फोरम प्रोकैम्बियम से होता है। जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन प्रोकैम्बियम से होता है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम वेस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम वेस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं। फ्लोएम का मैक्सिमम पार्ट जीवित होता है। ठीक है, ओके, फ्लोएम की सबसे आदिम से स्ट्रक्चर सीव शेल होती है। फ्लोएम की सबसे आदिम स्ट्रक्चर सीव शेल होती है। ओके, और सीव शेल पर टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। एंजियोस्पर्म में सीव शेल व्यवस्थित होकर सीव ट्यूब बनाती है। सीव शेल्स एंजियोस्पर्म में भोजन का परिवहन सरल रेखीय क्रम में सीव ट्यूब से होकर होता है। एंजियोस्पर्म में भोजन का परिवहन सरल रेखीय क्रम में सीव ट्यूब से होता है। एंजियोस्पर्म में भोजन का परिवहन सरल रेखीय क्रम में सीव ट्यूब से होकर होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में जिगजैग होता है। परिपक्व सीव शेल केंद्रक रहित होती है, लाइक ह्यूमन आरबीसी। चालनी कोशिका में पी प्रोटीन प्रेजेंट। चालनी कोशिका में पी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सह कोशिका केंद्रक युक्त होती है। सह कोशिका तथा सीव शेल दोनों की उत्पत्ति एक ही पेरेंट सेल होती है, अतः इन्हें सिस्टर सेल कहते हैं। सह का केंद्र सीव सेल पर नियंत्रण करता है। कंपेनियन सेल का केंद्रक ही सीव सेल पर नियंत्रण करता है। सह कोशिका कंपेनियन सेल तथा सीव सेल के बीच जीवद्रव्य की निरंतरता के लिए प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा वर्ड स्ट्रासबर्गर ने दिया था। ये केवल मल्टीसेलुलर प्लांट में मिलता है। सहकोशिका फ्लोएम की सबसे विकसित स्ट्रक्चर है। सहकोशिका फ्लोएम की सबसे विकसित स्ट्रक्चर है। ये केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। सहकोशिका फ्लोएम की सबसे विकसित स्ट्रक्चर है। ये केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में इनके स्थान पर एल्बुमिनस या स्ट्रासबर्गर सेल पाई जाती है। दोबारा पढ़ लेते हैं। सहकोशिका फ्लोएम की सबसे विकसित स्ट्रक्चर है। ये केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में इनके स्थान पर एल्बुमिनस या स्ट्रासबर्गर सेल्स पाई जाती है। चालनी नलिका चालनी कोशिका को संयुक्त रूप से लेप्टोम कहते हैं। चालनी नलिका और चालनी
चालनी नलिका और चालनी कोशिकाओं को संयुक्त रूप से लेप्टोम कहते हैं। लेप्टोम में भोजन परिवहन का कार्य करता है। लेप्टोम भोजन परिवहन का कार्य करता है। चालनी नलिका कोशिका में विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो पी प्रोटीन का निर्माण करती है, जो पादपों में बैक्टीरिया वायरस से क्षतिग्रस्त भागों की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में चालनी नलिका में CHO यौगिक को जमा हो जाता है जिसे केलोस प्लग कहते हैं, जो नलिका में प्रवाहित क्रिया को कम करके या बंद कर देता है। बसंत ऋतु में यह केलस विघटित हो जाता है जिससे नलिका सक्रिय रूप से कार्य करने लग जाता है। एल्बुमिन स्टार्च बर्गर सेल्स पाई जाती है। सीयू सेल में विशेष प्रकार की पी प्रोटीन भी होती है जो भोजन कैरियर संवहन तथा संक्रमण से सुरक्षा करती है, अर्थात घाव वाले स्थानों पर पी प्लग और स्लाइम प्लग बना लेती है। फ्लोएम की मेन फंक्शन भोजन को लीव से रूट्स की ओर परिवहन करना है। फ्लोएम का मेन फंक्शन भोजन को लीव से रूट की ओर परिवहन करना है। फ्लोएम की भोजन परिवहन करने वाली स्ट्रक्चर लेप्टोम कहलाती है, जिसमें स्टार्च सेल्स और सीयू ट्यूब को सम्मिलित करते हैं। सीयू ट्यूब को सहारा देने का कार्य फ्लोएम फाइबर करते हैं। फ्लोएम पेरेनकाइमा भोजन के अरीय संवहन से संबंधित होते हैं। रेननकुलेसी पादपों में फ्लोएम पेरेनकाइमा नहीं होता है। विशिष्ट ऊतक लेक्टिफेरस और ग्लैंडुलर। लेक्टिफेरस में लेटेक्स सेल्स और लेटेक्स वेसल्स। लेटेक्स सेल्स, लेटेक्स वेसल। ग्लैंडुलर में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में सह कोशिका के स्थान पर एल्बुमिनस सेल पाई जाती है। मल्टीसेलुलर होते हैं बहिस्रावी और अंतःस्रावी। लेटेक्स ऊतक सेल्स के ऐसे समूह जिनसे दूध के समान तरल पदार्थ निकलता है और सामान्यतः लेटेक्स स्वाद में कड़वा होता है, अतः यह सुरक्षा का कार्य करता है। पपीता के लेटेक्स से पेपाइन प्राप्त होता है और चीकू के लेटेक्स से च्युइंगम बनाने में चीकू के लेटेक्स से च्युइंगम बनता है। अफीम पेपीप्लम पेपेवर के लेटेक्स में मॉर्फिन, कोडीन और नार्कोटीन सार्कोटीन होते हैं। अफीम पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स में MNKs याद रखेंगे, मॉर्फिन, निकोटीन, मॉर्फिन, नाकोटीन, कोडीन और सार्कोटीन। लेटेक्स पादपों में स्राव विधि द्वारा होता है। रबर हेबिया पादप। रबर या हेबिया पादप लेटेक्स से प्राप्त होता है। रबर अफीम पपीता में लेटेक्स ग्रंथियां पाई जाती है। रबर अफीम पत्तियों में रबर अफीम और पपीता में लेटेक्स ग्रंथियां पाई जाती है। चाय में टेनिन ग्रंथि पाई जाती है। पाइनस में चाय में टेनिन ग्रंथि पाई जाती है। पाइनस में रेजिन ग्रंथि पाई जाती है। पाइनस में रेजिन ग्रंथि पाई जाती है। यूफोर्बिया में लेटेक्स सेल्स पाई जाती है। यूफोर्बिया में लेटेक्स सेल्स पाई जाती है तथा इस पादप में पेट्रोल का उत्पादन यूं लटकाए से याद रख लेंगे। ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू पेरेनकाइमा के रूपांतरण से बनता है। ग्लैंडुलर टिश्यू पेरेनकाइमा के रूपांतरण से बनता है। ग्लैंडुलर टिश्यू पेरेनकाइमा के रूपांतरण से बनता है। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू यूट्रिका, डाइकोआ और बिच्छू बूटी में पाई जाती है। इनकी लीफ में फॉर्मिक अम्ल होता है जो चरने वाले जानवरों से सुरक्षा करता है। अधिकांश पादपों में मल्टीसेलुलर ग्लैंड पाई जाती है। तंबाकू तथा ड्रोसेरा में ग्रंथिल रोम होते हैं। तंबाकू तथा ड्रोसेरा में ग्रंथिल रोम होते हैं। कुछ पादपों में मकरंद ग्रंथि भी पाई जाती है। ये मुख्यतः मादा जननांग वर्तिकाग्र में पाई जाती है। ये परागण के समय कीट आकर्षित करती है। कुछ पादपों में स्पेसिफिक टाइप की सुगंधित वाष्पशील तेल स्रावित करने वाली तेल ग्रंथि पर पाई जाती है। इन्हें ओस्मोफोर प्लांट कहते हैं। अधिकांश पादपों में मल्टीसेलुलर ग्लैंड पाई जाती है। तंबाकू तथा ड्रोसेरा में ग्रंथिल रोम होते हैं। तंबाकू ड्रोसेरा में ग्रंथिल रोम होते हैं। कुछ पादपों में मकरंद ग्रंथि भी पाई जाती है। ये मुख्यतः मादा जननांग अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र में पाई जाती है। ये परागण के समय कीट आकर्षित करती है। कुछ पादपों में स्पेसिफिक टाइप की सुगंधित वाष्पशील तेल स्रावित करने वाली तेल ग्रंथि भी पाई जाती है। इन्हें ओस्मोफोर कहते हैं। मोगरा, चमेली, यूकेलिप्टस, नींबू और संतरा। कुछ प्लांट्स में पाचक ग्रंथि भी पाई जाती है जो प्रोटीन पाचक स्रावित करती है, जैसे कीटहारी पादपों में ड्रोसेरा, डायोनिया, निपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया। कुछ पादपों में जल ग्रंथि हाइडेथोड पाई जाती है जो बिरुस्राव से संबंधित होती है। घास, अरबी, टमाटर और बैंगन बिरुस्राव आवश्यक क्रिया नहीं है, लेकिन ट्रांसपिरेशन आवश्यक क्रिया है। कुछ पादपों में विशेष प्रकार की श्लेष्मक ग्रंथि पाई जाती है, जैसे पान में।